As planned, I'm going to revise all the poems in a very short manner. Right? I have made the mind maps for each of the poems, and I'm going to revise the same with you so that it is all the poems are thorough for you. Right? It will be a very short revision for all the poems, as you know the summary of all the poems. So, what exactly you need to learn from each of the poem should be your focus. ठीक है? तो हमारा जो पहला पोएम है फॉर योर क्लास 12, इट इज माई मदर एट 66. इफ यू सी द टाइटल ऑफ द पोएम, तो माई मदर एट 66. Now, what is the 66? It is not a milestone. 66 here is referring to old age. Please record each and every word of mine into your mind. 66 here is referring to old age, the age when we slip towards death. It is the age of forgetfulness. It is the age of decaying. तो जो ये main theme है, the theme is old age, separation, fear of loss of a daughter. मतलब ये from the point of view of a daughter. It is about, मतलब it is written from the eyes of a daughter जो अपनी मदर को ओल्ड होते हुए नहीं देख पा रही है. The poem doesn't have any rhyme scheme. It is written in a single sentence punctuated by commas, अगर आपने ध्यान किया हो तो. Now let us come to the poem. The poem is all about the poetess is driving back after having a short meeting with her mother, and she is going back to the airport. And perhaps the mother is accompanying her to drop her at the airport. मदर जो है वो एयरपोर्ट में उसको ड्रॉप करने के लिए गई हुई है. द मदर इज सिटिंग बिसाइड हर, उनके साथ में वो बैठी है. द डॉटर व्हेन शी लुक्स एट हर मदर, जब वो अपनी मदर को देखती हैं तो वो देखते हैं कि उनकी मदर ड्यू टू द एज शी इज डोजिंग ऑफ, वो थोड़ा सो जाती हैं. एंड व्हेन शी इज डोजिंग ऑफ, जब वो डोज ऑफ करती हैं तो उनका जो चेहरा है इट लुक्स वेरी पेल, वाइटिश, जस्ट लाइक अ ब्लडलेस कॉप्स, बिल्कुल लाश की तरह. और जब वो ये जो वर्ड कॉप्स उसके दिमाग में आता है ना, तो शी इज कंप्लीटली फियर्ड, वो बिल्कुल डर गई है. और इसीलिए वो अपना ध्यान बटाने के लिए शी लुक्स आउटसाइड द विंडो. नाउ outside the window there is a complete contrast. और contrast क्या है? The mother is old. The mother is the symbol of decay, silence, death. और बाहर बच्चे जो हैं they are merrily spilling out. यहां पर जो spilling है means खुश होते हुए, शोर मचाते हुए. अंदर साइलेंस है, बाहर आपका बिल्कुल शोर है. अंदर ओल्ड एज है, बाहर चाइल्ड, मतलब कि चाइल्डहुड. एंड इन बिटवीन द कार इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो इट लुक्स एज इफ द ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, जैसे ट्रीज आपके, एंड ट्रीज यहां पर जो है दे सिंबलाइज द यूथ. तो तीन आपके जो व्हाट वी कैन से कि तीन फेसेस को वो एक साथ लेकर आती है. वन इज चाइल्डहुड, सेकेंड इज यूथ, एंड थर्ड वन इज ओल्ड एज. वो तीनों को साथ लेकर आ रही है. एंड वाई द ट्रीज आर सेड टू बी स्प्रिंटिंग, ट्रीज को हमने स्प्रिंट क्यों बोला है? बिकॉज द कार इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो एक फिजिकल मोमेंटम है. लेकिन इट लुक्स लाइफ का जो एक फेस है वो कितनी जल्दी चला जाता है. देन शी रीचेस द एयरपोर्ट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक. अभी तो आजकल तो वी आर नॉट इवन अलाउड टू एंटर इनटू द एयरपोर्ट, वी आर ओनली सपोज टू ड्रॉप एट द गेट.
बट पहले सिक्योरिटी चेक तक हम लोग जा सकते थे, इवन फॉर रिसीविंग ऑल्सो. सो आफ्टर द सिक्योरिटी चेक शी गोस, मतलब वो दोबारा से पीछे मुड़कर देखती है. द मदर इज स्टैंडिंग, द मदर इज हेल्पलेस, द मदर इज सैड. और जब ये पीछे मुड़कर देखती है तो शी लुक्स दैट उसकी जो मदर है, उनका जो फेस है, इट इज लुकिंग वेरी वैन, पेल, जस्ट लाइक द विंटर्स मून. पहली बार उसने कॉप से कंपेयर किया, सेकेंड बार मून, बिकॉज ड्यूरिंग द विंटर जो मून का जो शाइन होता है दैट इज लेस. द मदर्स फेस इज लुकिंग शाइनलेस. और जब वो अपनी मदर को ऐसे शाइनलेस फेस में देखती है तो शी हैज अ फियर इनसाइड हर, द ओल्ड familiar ache, the loss of, sorry, the fear of separation जो बचपन में होता था मदर को छोड़कर रहने का. Similar emotions she is, the emotional turmoil she is experiencing, but she doesn't want her mother to know this, and इसीलिए she just smiles at her mother and assures her that she would be meeting soon, though she is hiding her pain behind the smile. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर पोएम से. लेट विंटर्स मून एज अ, मतलब कि एज अ कॉप्स, सिमिली द ट्रीज यहां पर पर्सोनिफिकेशन, देन कंट्रास्ट इज देयर, एंड स्माइल स्माइल एंड स्माइल repetition. So we have the poetic devices and it doesn't have any um, rhyme scheme. And of course, enjambment is there, since there are some sentences which have moved to the next line without any punctuation. This is the very first poem, My Mother at 66. अगर थीम आता है तो इमोशनल टर्मोइल, एक मदर और एक बेटी के बीच का बॉन्ड. एक, द पोएम इज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ वुमेन. इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं which you can expect is that the mother wrote a letter that she came to know about the turmoil she had, मतलब कि उसने देख लिया था, but yet she wanted to assure कि she would look after. या फिर वो जो कमला दास है, she is writing a letter to her friend. तो ऐसे आपके जो 6 मार्कर में जो आपके क्वेश्चंस हैं they can be there. So this is basically about the emotional turmoil a child feels when she looks at her aged parents. Because we have always seen our parents smiling, not decaying. Right? The second poem of your syllabus is Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. The poem basically deals with introspection, अपने आप को, retrospection, खुद से सवाल पूछना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मिलजुल कर रहना भाईचारे के साथ, हार्मनी के साथ. द पोएम इज अ रिफ्लेक्शन की ड्यू टू आवर ओन सेल्फिशनेस, हम अपने सेल्फिश मोटिव के लिए व्हाट वी डू इज वी वेज वॉर. वो वॉर जो है इट इज नॉट नेसेसरीली विद द बायोलॉजिकल वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स. इट इज ऑल्सो व्हेन यू आर हार्मिंग द मदर अर्थ. हमें दूसरे देश से खुद को डेवलप दिखाना है. So we have to exploit the resources which are available to us. And in this race, we forget that we are not only harming the Mother Earth, but we are harming ourselves. We are now engrossed in a world जहां हम शायद आवाज सुनने के, मतलब आवाज सुनेंगे तो it would be strange for us. The poem starts with now let us count 12. अब ये क्वेश्चन आता है, आया है, मतलब why we use the word 12.
because 12 symbolizes the clock. It symbolizes the zodiac signs. हमारे 12 हैं. The months. So it has been taken as just as a symbol. 12 is just a number taken to represent all this. वो कहता है 12 तक काउंट करो. He is not advocating for an hour. He is counting for one moment. And that one moment, वो कहता है सिर्फ वो एक moment can make you realize. And for that one moment, what he says is you should not engage in any kind of actions. Neither war, neither words, no language. यहाँ पर language is the मतलब कि जो हम physical language बोलते हैं वो भी, and also the language of anger, jealous, उसके लिए भी use हुआ है. Don't move your arms too much. मतलब उसका कहना है कि not to even use your arms means don't do anything. क्योंकि इन्हीं हाथों से हम लड़ते भी हैं, इसी हाथों से हम मदर अर्थ को भी खराब करते हैं. And then he says कि that one moment when you are not doing anything, that would be an exotic moment. Why he calls it as exotic? Since humans are more familiar to noises, not to silence. There would be sudden stillness, sudden silence. बिल्कुल आवाज नहीं होगी. And we all will be together. एक अजीब सी खामोशी होगी लेकिन हम साथ में होंगे without harming each other. And शायद that one moment there would be a change in us. Maybe the fishermen, because this is an advocation to everyone around the world. तो जो fishermen है who are harming the, जो लोग वहां पर cold sea में, यहाँ पर जो cold sea है it is a transferred epithet. It is for the exploitation. Means जो आपके कैपिटलिस्ट हैं, जो रिच होते हैं, वो किसी जिस तरीके से पुअर को एक्सप्लॉइट करते हैं. And humans who are exploiting the sea, those who are disturbing the ecological balance, then those who are gathering the salt. Salt यहाँ पर symbol है because that hurts our hand. ज्यादा नमकीन होता तो हाथों में खुरदरा होता. And also it is referring to the to the resources. That one moment we would understand कि we are not exploiting Mother Earth, sea, but we are exploiting ourselves. We'll look into his hurt hands. Then those people who are waging the war, means green war, यहाँ उसका कहने का मतलब है cutting of the tree, biological war, genocides, weapons, वो सारे के सारे उस एक मोमेंट में दे में अंडरस्टैंड विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स. मतलब देयर माइट बी विक्ट्री, हो सकता है कि वी आर विक्टोरियस, वी विल बी विक्टोरियस ऑन व्हाट? कटिंग ऑफ द ट्री. बट कैन वी लिव व्हेन द ट्रीज विल नॉट बी देयर? व्हेन देयर इज वॉर, कैन वी एक्सपेक्ट टू सर्वाइव? नो. So he says that one moment we would have, the humans will put clean clothes. Clean clothes means purity in their thoughts. They will understand the real meaning of brotherhood. Then he says, what I want to say should not be, it should not be misunderstood. I want no truck of death. He doesn't say that kill everyone. He says humans are single-minded. Single-minded मतलब they are not thinking about the other way. हम अपने बारे में सोचते हैं, हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते. Man is so single-minded, he is just running. But in this run, in this chase, he has forgotten that this is a threatening to ourselves. हम ये जो पेड़ों को काट रहे हैं, ये जो हम लड़ाई कर रहे हैं, एक दिन ये हमें ही आकर परेशान, हमें ही जो है नुकसान देगा.
For this he gives the example that perhaps the earth can teach us. यहां पर वो पर्सोनिफाई करता है अर्थ को एज अ टीचर, मीन्स इट मे गिव अस द lesson that life goes on. Life doesn't stop. The cycle of life goes on. After night, there is day. Seasons change. Death is followed by life. And we need to understand this cycle. Then he says, now I will go, you count. यहाँ पर why he says पहले we था फिर I था, means first he wanted to attract the readers, he wanted people to understand. Then he says he would prophesize it to other people, and we must introspect and find the answers to ourselves. The poem has alliteration, his hurt hands, war with assonance, repetition, anaphora. In the very beginning, it is there. Then trees, this clock symbol, clean clothes, cold sea, transferred epithet, metaphor, and enjambment, of course, is there. अगर इस चैप्टर से, इस पोएम से आपके आता है कि तो मेनली द थीम कम्स, एंड द थीम इज, मतलब जब आप स्टार्ट करोगे व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स, इफ it is written what is the central idea of the poem, keeping quiet, so do start it with a proper manner. When you are writing the answers to poems class 12, it is a very important fact that you should always remember the poet's name. चैप्टर्स में अगर आपको पोएम का उसका नाम ना भी हो, बट इन पोएम इट इज मस्ट. If it is given, good. If it is not given, you must know. Like first poem was Kamla Das, second is Pablo Neruda. So when you are starting the theme, write that the poem, फिर उसके बाद जो आप लिखते हो कीपिंग क्वाइट, कोई भी पोएम का नाम, ऑलवेज पुट इट इन द कोटेशन मार्क और उसको अंडरलाइन करो. दैट helps a teacher to understand the chapter, the poem which you are performing. Then written by, articulated by, penned by Pablo Neruda, has a universal theme of harmony, brotherhood and self-introspection. जो आपका पहली लाइन होनी चाहिए थीम में, हमेशा ऐसे स्टार्ट होना चाहिए. Then the poet advocates to keep 12, मतलब to keep quiet till 12. फिर जो आपका थीम है उसको आप एक्सप्लेन करो. And if it is written justify the title, justify, तो आपको सेंट्रल थीम नहीं लिखना, आपको उसमें लिखना है पहले तो द पोएम, फिर उसका जो थीम है वो, उसमें सेंट्रल आइडिया नहीं है आपका. उसके बाद सिंस जब भी हम जस्टिफिकेशन वाले क्वेश्चंस करते हैं, irrespective of our chapters or poem, since the poem is advocating to keep stillness for a moment, hence the name, hence the title, keeping quiet is apt. ऐसे खत्म करते. तो एक पोएम हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की, एक मतलब किसी भी लैंग्वेज की सबसे अच्छी जो चीज अगर आप चाहते हो यू शुड स्कोर वेल, तो इट इज हाउ यू स्टार्ट एंड हाउ यू एंड. अगर आपके स्टार्टिंग के लाइंस अच्छे से हैं, एंडिंग अच्छा सा है, तो द टीचर अंडरस्टैंड्स कि आपको जो है पोएम या चैप्टर अच्छे से आता है. इफ यू आर राइटिंग द पोएम इज दैट अबाउट दैट, ऐसे करके लिखोगे तो दैट वहीं पर आपका इज अबाउट ऐसे लिखना स्टार्ट करते हो तो वो अपने आप ही समझ आ जाता है कि द चाइल्ड इज नॉट एबल टू फ्रेम द आंसर्स.
तो ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड, एंड नेम ऑफ द पोएट, नेम्स ऑफ ऑल द पोएट्स शुड बी रिमेम्बर। दैट इज 5 ही आपके, तो 5 को रिमेम्बर करना कोई बड़ी बात नहीं। चैप्टर में ऑफ कोर्स डीप वाटर, इंडिगो, एंड दिस लॉ स्प्रिंग अनीस जंक, एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, क्योंकि वो थेमेटिक ही है, वो बामा और जिसका इज्जत कला सा के ऊपर ही है, उसको तो अच्छे से लर्न कर लिया। इंडिगो, since we know that the entire chapter is about गांधी जी, written by लुइस फिशर, बट पोएम्स में नो, मतलब कोई ईज आउट नहीं होगा आपका, ठीक है। नाउ द थर्ड वन, इस पोएम को बहुत सारे बच्चे, आई डोंट नो, बट दे फील दैट दिस पोएम इज बिट ट्रिकी। अभी आप लोगों ने सेकंड पोएम जो था ना, एलिमेंट्री स्कूल, वो नहीं देखा है। अगर आपने उसको देखा होता तो आपको बाकी सारे पोएम्स बच्चों वाले लगते। आई थिंक मैंने जितने पोएम्स करवाए हैं उसमें जो एलिमेंट्री स्कूल है, दैट पोएम वाज वन जिसके अंदर सिंगल सिंगल वर्ड के डबल मीनिंग्स होते थे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स, मतलब नाउ द पोएम इज omitted. That was one poem which I can say it was tricky, but I don't know. But many of the students, since I have been teaching, I don't know. This I have always seen. इस poem में बच्चों को बड़ी मुश्किल, but nothing is there. Keeping, sorry, a thing of beauty actually is a small, मतलब उन्होंने जो है लिया है of John Keats, and this is basically about the bounties of natures. Bounties जो word है ये आपके पेपर में आ सकता है, आता है मतलब most of the time. And what the poet wants to advocate is that the earth is replete with innumerable bounties. हमारे अर्थ में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सुंदर चीजें हैं। Now what does beauty define here? ब्यूटी किसको, मतलब किस चीज को उसने ब्यूटी डिफाइन किया? It's not for the humans, it's for everything that nature has given to us. Whether it is the small rivers, big rivers, whether it is the what you call as sun, moon, the grasses, the pasture lands, the forest, each and everything which is natural, they are all the beauties of nature. And what he says is when you experience these beautiful things, they in your heart, they would leave an impression, which can never be erased, जो कभी खत्म नहीं होता है, eternal है, never ending है। And that जो थीम है वो ये है कि ये जो चीजें हैं इनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, they inspire us to always move ahead. The trees do not stop giving us, the rivers do not stop flowing. So we need to, even though we might be surrounded by many problems, many sorrows, but we need to move on. जो थीम इसका है कि हमें जो है we need to move on despite we might be surrounded by many problems. तो वो स्टार्ट करता है a thing of beauty is a joy forever. In fact, there's a phrase also. Means it is eternal. The beauty of the nature never diminishes. In fact, it is stored in our memory. It gives us peace whenever हम उसको, जब भी हम उसको retrieve करते हैं, तो it always gives us a beautiful memory back. और उसको वो कंपेयर करता है, इट इज जस्ट लाइक व्हेन यू आर इन द सन, जब आप धूप में जा रहे हो एंड यू सिट अंडर अ शेडी, आप अगर किसी ट्री के नीचे बैठते हो थोड़ी देर के लिए, तो यू गेट दैट, आपको जो है रिलीफ मिलता है, यू गेट अ पीस ऑफ स्लीप, अ स्लीप वेयर यू आर नॉट डिस्टर्ब्ड। तो वो उसको उसके साथ में कंपेयर करता है। देन ही सेज डिस्पाइट ऑफ, मतलब हम जो ह्यूमंस हैं, वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी थिंग्स,
there is lack of humanity, dearth of inhuman मतलब कि noble natures. Noble natures जो है, it is completely what do we say, oxymoron. मतलब noble जो है वो लोग कैसे बर्ताव करते हैं, inhumanly. Though they call themselves noble, but they behave inhumanly. The sorrows, the personal sorrows, the war, the worries, the miseries, ये सब हमारे चारों तरफ है. Yet there is something, कुछ, मतलब there is something which binds us to this earth. Just like the garland, जो garland है वो किससे बनता है, फूलों से. Similarly, something is there which binds us to this earth. And what that is? The bounties, the inspiration that we get from these beauties. There is, वो कहता है, despite all these problems, there is something, some shape. कुछ shape है, मतलब अब उस shape का कोई, there is no definite shape. The shape can be a sun, the shape can be the moon, it can be anything. There is some shape that removes the pall, मतलब कि जो shadow है, जो problems की जो shadow है, उसको वो हटा देता है. It removes that shadow from our soul. For that, he gives the example. The sun, the moon. Sun gives us light and heat also. It is the what we call as symbol of day. Sunrise is symbol of hope. The moon, which doesn't have its own shine, yet it gives shine to us at night. The trees, यहाँ उसने दो ट्रीज को दो तरीके से बांटा है, द यंग एंड द ओल्ड. Why? Because the young trees, they give us the boon of fruits. But even when the tree grows old, it may not give us fruits, but it may give us shadow. Then the simple sheep means the simplicity, the animals, the green world, the pasture lands where these sheep they go, the flowers, the daffodils, the clear rills. The clear rills means the small streams, small rivers. Against the cooling, giving a cooling cover against the summer, मतलब कि hot season means even though they are small, छोटे हैं, होते ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उसी तरीके से वो छोटे हैं. Yet during the summer season, when you experience extreme heat, even ये जो छोटा सा रिवर है, स्ट्रीम है, वो भी हमें ठंडक देता है. That may be small, but that gives us something. The mid forest break with the rich sparkling musk bloom, मतलब कि जो wild flowers हैं inside the forest, they captivate us with their fragrance. तो everything उसने जो है, he has taken the example of everything, whether it is wild, whether it is small river, whether it is, ये सब कुछ हमें देते हैं, whether it is an old tree or a young tree, everything gives us something. Nature has always given us something. And then यहां पर he stops and he moves towards literature. नेचर के साथ वो कहता है the literature also gives us inspiration. And for the literature, he is not talking about any literature, he is talking about the literature of people. When we read about them, वो people, those who have laid their life for others, जिन्होंने अपनी लाइफ दूसरों के लिए दे दिया है, जब हम उनके बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं, when we hear or read about them, जब हम मतलब यहाँ पर even though their graveyard has been said as magnificent, but उनका कहना है यहाँ पे glorifying the death. He has glorified the death of the heroes. They are not, the graves are not magnificent. It means ये यहाँ पर transferred epithet भी है and it is also oxymoron. It is not about the
grave. It is about the people who are inside that grave, those heroes जिन्होंने अपनी लाइफ दूसरों के लिए दी है. When we read about them, when we hear about them, they are also eternal inspiration. An inspiration like the immortal drink. Immortal drink क्या होता है? The drink जिसको हम पीने के बाद, the nectar जिसको पीने के बाद we become eternal. Similarly, he has compared the beauty and the literature as eternal. Means they never end. They always encourage you. We have anaphora, alliteration, metaphor, oxymoron इसमें जो है important भी है, and उसी में आपका transferred epithet भी आता है. Because it is also for the people who have laid the lives. Transferred epithet इसीलिए because it is relating to the people who have laid their lives. And the graveyards are not magnificent. It is about he has glorified the people who are inside the graveyard. Mighty dead. The word is mighty dead. Mighty means powerful and dead means powerless. Mighty is an adjective and dead is a noun. So it is also मतलब कि transferred epithet. Mighty dead refers to people who have laid their lives. And mighty is powerful and dead is powerless. So it is also oxymoron. Right? So this is the theme and summary of the poem A Thing of Beauty. अब इसमें से जो क्वेश्चन आया है सबसे पहले तो यही वाला आया है जो माइटी डेड वाला है. दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 कॉमन क्वेश्चन. आई थिंक इफ आई से 10, अगर मैं क्वेश्चन पेपर निकालूंगी तो 10 में ये दिखाई दे सकता है. वाई मतलब कि उसने माइटी डेड यूज किया है. देन हाउ बाउंटीज या ब्यूटीज एंड मतलब कि नेचर एंड लिटरेचर आर सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन. ये एक क्वेश्चन आया है. Then what are the things जो आपके बैक में भी दिया हुआ, what are the things that he says as मतलब की थिंग ऑफ ब्यूटी, और कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हमें परेशानियां आती हैं. तो एनीथिंग, द डर्थ ऑफ नोबल नेचर, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर. देन द सॉरोस, वरीज, वॉर, ये सब हमें परेशानियां देती है. राइट? In another way, the poet advocates that we must be close to the nature which provides us inspiration. They are inspirational. They always give us. ये हमेशा हमें देते हैं. हाँ, अगर हम उनको इतना परेशान करेंगे तो वो हमसे लेते भी हैं, लेकिन वो हमेशा हमें देते हैं. Even the smallest river would give us something. The rhyme scheme is AABBC. And the poet is John Keats. The fourth poem is recently हम लोगों ने किया है, written by Robert Frost. A very thematical poem. इस पोएम में आपको जो है, एक तो लॉन्गेस्ट पोएम है आपके पांचों में से, एंड दिस इज अबाउट द people. It is again जैसा My Mother at 66 is written from the perspective of a daughter. Similarly जो रोड साइड स्टैंड है, क्योंकि इसमें पेपर में आया हुआ है कि why मतलब कि उसने वन साइड लिखा है, तो इट इज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पीपल हु हैव मेड दोज रोड साइड स्टैंड, नॉट फ्रॉम द पीपल हु आर इनसाइड द कार. अब जो कार में जा रहा है, व्हाई शुड ही बाय दी, मतलब कि वो क्यों खरीदे, नेसेसरी थोड़ी है. राइट? अभी मतलब कि फॉर एग्जाम्पल देर आर सो मेनी व्हेन वी आर जब ये दिवाली वगैरह आती है, सो देर आर सो मेनी क्वेश्चन, मतलब वो सोशल मीडिया वगैरह में डालते हैं, आपको इनसे खरीदना चाहिए, उनसे खरीदना चाहिए. यस ऑफ कोर्स, बट क्योंकि इफ वी आर सपोर्टिंग द पीपल हु आर मतलब कि पुअर, तो डेफिनेटली हमसे जो उनको मदद मिलती है वो मे बी इट इज नॉट डायरेक्ट बट इनडायरेक्टली दे मे अर्न. But sometimes it is also the situation.
So this particular poem is written from the perspective of a roadside stand owner. ये याद रखना आप लोगों को इस पोयम के अंदर, क्योंकि कंट्राडिक्ट क्वेश्चन कभी कभी आता है. So this is about the people who have small houses on the edges of the roads. कहाँ पर? On the edges of the road. रोड के जो edges होते हैं वहां पर अपने छोटे से घर को वो एक छोटा सा शेड बनाकर वहां पर they sell the things which are available at their end. They are not traders. यहां पर उसका कहने का मतलब क्या है? They are not traders. They are not buying the things from some other place and selling it here. They are only selling those things which are available at their. अगर आप उनको देखो, मतलब वहां वो पोएट कहता है इवन जो उनके पास जो बास्केट्स हैं वो वुडन स्क्वाड्स, मतलब वो जो लकड़ी के उनके पास बास्केट्स होते हैं उन्हीं में वो लोग भेजते हैं. The wild berries, the things which are easily available at their end. And what they want is, they don't want anybody to give them any alms. उनको भीख नहीं चाहिए. They want those people who move in the cars, जो कभी कभी वहां पर रुक जाते हैं, कभी कभी वहां पर डायरेक्शन पूछते हैं, वो वहां रुके, उनसे वो सामान खरीदे जिससे उनको थोड़ा सा ईज आउट हो, थोड़ा सा मनी एक्स्ट्रा हो. इट्स नॉट फॉर डोल ऑफ ब्रेड. यहाँ पे लिखा हुआ ना एक क्वेश्चन में कि इट्स नॉट फॉर, मतलब दे आर नॉट आस्किंग द मनी बिकॉज दे वांट इट फॉर द फूड, बट दे वांट सम एक्स्ट्रा मनी. द मनी दैट इज फॉर देम इट, मतलब कि जो सिटी पीपल है उनके पास है, लेकिन वो जो कार्स वहां से जाते हैं दे आर, मतलब कि नॉर्मली नॉट बॉदर्ड अबाउट. वो कहते हैं कि when they even stop, they are insensitive. They complain about the signboards which are written over there, S and N putting in the wrong direction. They complain that such boards, such मतलब कि distasteful art, वहां की जो खूबसूरती है, जो नेचुरल ब्यूटी है, सीनिक ब्यूटी है, उसको खराब कर देती है. सी हाउ, मतलब कि शाबी इट इज लुकिंग, इतने सुंदर जगह पे ऐसा. सो दे नॉर्मली कंप्लेन, और इसीलिए ही हैज पुट इट इन द ब्रैकेट क्रॉस. वो जो क्रॉस है ना, अब वो अपने एंगर को लिखने में तो नहीं दिखा सकता है, तो ही हैज यूज द वर्ड क्रॉस, क्रॉसली, दैट शोज दैट ही इज एंग्री. उसका कहना है कि इफ यू आर नॉट एबल टू बाय, at least don't complain. If you don't want to spend your money, keep your money with you, but don't complain, criticize them. वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं. मे बी उनमें से कुछ लोगों ने देखा है इन द मूवीज, वहां पे जो पॉलिटिशियंस हैं दे हैव प्रॉमिस्ड दैट दे वुड बी rehabilitated, they would be provided good space, they would be provided space near the areas जहां लोग आते जाते हैं, जहां वो लोग जो है अपने आप को they may be able to earn. But all these promises are fake. जहां उन लोगों को, उनमें से कुछ लोगों को ले जाते हैं, they are exploited, they are made to work. उनको झूठा दिलासा दिया जाता है कि if you work hard one day you will become rich, you will have this sound sleep. But वो जो साउंड स्लीप है, शायद दैट इज नॉट इन दी डेस्टिनी ऑफ दीज पीपल, क्योंकि उनको काम करने के लिए बोलकर ये जो अथॉरिटीज हैं, दोज हु एक्सप्लॉइट देम, दे स्लीप. उनकी जो नींद है एंशिएंट स्लीप, मतलब उनकी जो रेगुलर नींद है उसको एक्सप्लॉइट कर दिया जाता. दे आर एक्सप्लॉइटेड डे एंड नाइट, सो दे हैव नो वेयर टू गो. The government is making false promises, the people are making false promises, they want कि कम से कम वो जो बेच रहे हैं उसे ही कोई खरीद ले. And sometimes they even see that people are stopping near their shop. उनका पूरा दिन they normally sit near the window कि कोई आएगा, somebody would come buy their products. They pray to God each and every moment when a car passes कि चाहे शायद ये कार आएगा.
And when these cars come there, they are in childish longing. Childish longing मतलब जैसे एक बच्चा लॉन्ग करता है, ईगर होता है कि उसकी मदर उसको कुछ सामान दे, और जब उसकी मम्मा उसको नहीं देती है तो ही बिकम्स एकदम होपलेस। उसी तरीके से दे ऑल्सो हैव दैट चाइल्डिश लॉन्गिंग, शायद ये कार रुकी है तो ये कुछ लेगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द कार्स स्टॉप देयर either to ask the directions. Sometimes they are so insensitive that they may reverse the car और वहां जो पीछे ग्रास रखा उसको भी नुकसान करके चले जाते हैं. Sometimes they may be stopping there to ask the price of grains, लेकिन लेंगे नहीं. Sometimes they would be asking the price of gallons of gas, जो फिर वो गुस्से में बोलता है क्रॉसली, तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ गैस नहीं मिलता है, समथिंग विच इज नॉट अवेलेबल. वो कहता है अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप उनको झूठी उम्मीद मत दो. In the last paragraph, Robert Frost says that if we want to develop these people, there should be balance. It's not only the government, it is not only the authorities, even the people who are living in good status, they should also come, they should also work for the people, for these poor people. It's a mutual understanding. Then he regrets. वो कहता है कि इनका पेन इतना ज्यादा है, so painful that for a moment उसको लगता है कि their pain should be taken in one stroke. एक ही झटके से कुछ ऐसा हो जाए कि उनके जो पेन है वो चला जाए. एंड वेन बट वो कहता है वेन आई बट आई नो कि जब मैं सेंसेस में आऊंगा तो आई नो कि ऐसा नहीं हो सकता. एट टाइम्स ही इवन फील्स ये लोग जिंदा ही क्यों हैं बेचारे. एंड ही जो मेन इसका आइडिया है वो है द पीपल हु आर पुअर, एंड इफ वी वांट अ बैलेंस्ड डेवलपमेंट वी नीड टू हैव अ बैलेंस्ड एटीट्यूड. And the message is that it is not only the government, everyone, because we are living in a society, we need each other. And we must not ignore each other's need. And we must work tirelessly for elevating these kind of people. Again, I'm telling you, the poem is completely written from the perspective of a farmer, जिसने अपने घर को, छोटे से घर को जो है शेड में चेंज किया है, not from the point of view of a city dweller. क्योंकि अगर आप सिटी ड्यूलर की तरह से देखोगे तो आप कहोगे मैम हम क्यों करें, अगर हमें रास्ता पूछना था इसलिए तो हमने पूछा था. तो इफ वी लुक एट द अदर प्रोस्पेक्टिव, इट इज नॉट लाइक वन साइडेड है, बट यहाँ पर he is putting he is emphasizing on the lack of humanity. He is emphasizing on the impoverishment such people feel. Right? So that is a roadside stand by Robert Frost. The last but not the least, the poem is Aunt Jennifer's Tigers, written by Adrienne Rich. और अभी recently ही ये किया है, तो I know that this poem might be very fresh on your mind. The poem is written in 3 paragraphs. यहाँ पर on the left, if you see, aunt is the symbol or epitome of oppression, जो बेचारी दुख सहती आई है. She is weak, timid, मतलब she cannot raise her voice. She is submissive, आराम दूसरों की बातों में easily आ जाती है, docile. On the other hand, the panel on which she is making the animal is tigers. और tigers जो है, they are said to be the king. They are the inhabitants of the world of green, यानी कि forest. They are topaz, यानी कि the gemstones. मतलब they have given all these comparison. And when they, मतलब कि जब वो jump करते हैं, when they prance, so नीचे अगर hunters हैं, men beneath, they are not afraid. They are not afraid of
फेसिंग एनी वन, वो यहाँ पर जो हंटर का मतलब दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन. एंड टाइगर्स आर ऑल्सो द सिंबल फॉर मेल डोमिनेंस इन द सोसाइटी. सो द फर्स्ट पैराग्राफ जो है दैट टेल्स दैट आन जेनिफर जो है शी इज वीविंग द टाइगर्स ऑन अ पैनल, on an embroidery panel. Maybe it was a cushion or a pillow or something like that. ऐसा क्वेश्चन आया था. The tigers, she says, are bright topaz denizens of world of green. They do not fear the men beneath. They pace in sleek, chivalric certainty. Means they are brave, fearless. वो बिना डरे अपने ही धुन में चलते हैं. फिर जो सेकेंड पैराग्राफ है उसमें वो कहते हैं कि आन जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग. यहां पर जो फ्लटरिंग है ना, दैट इज द सिंबल फॉर हर ओल्ड एज, वीकनेस. मतलब टाइम से पहले वो शायद बूढ़ी हो गई हैं. वीकनेस, हर टिमिडनेस. फाइंडिंग इवन द आइवरी नीडल. नाउ अगेन आइवरी नीडल जो होता है नॉर्मली इट इज वेरी लाइट, फेदर लाइक, लेकिन उसे भी वो उठा नहीं पा रही है. वाई? The massive weight of uncle's wedding band sits upon her hand. Means जो massive जो word है that is the hardships, the exploitation that she has undergone to because of the marriage to uncle. Uncle here is referred to her husband. That has tormented her. That has made her weak. Then third paragraph में it says that when she is dead, means यहाँ पर उसका कहने का मतलब है कि जो ऑर्डियल्स है एक वुमेन की, दैट विल ऑलवेज हॉन्ट इवन हर सोल. उसके स्पिरिट को भी वो जो है हॉन्ट करेगा. व्हेन आंट इज डेड, द मतलब कि शी विल बी स्टिल रिंग्ड विद द ऑर्डियल शी वाज मास्टर्ड बाय. मतलब वो ऑर्डियल्स उसकी डेथ के साथ खत्म नहीं होंगे. दैट वुड ऑलवेज हॉन्ट, दैट वुड ऑलवेज बी देयर इन द, किस तरीके से, in the way of the ring that she was wearing and the problems that she was surrounded. Here ring is spun, having double meaning. And जो tigers है उनका क्या होगा ये पेपर में आया था. What will happen to the tigers that she had made is they would always go unafraid. That means the domination of male, the male chauvinism would not end. It would not end because of a woman's death. That would always be prevailing. The tigers she has made are immortal. And Aunt Jennifer जो है, she is mortal. So that's a contrast. The poetic devices are symbol, needle, tiger. Tiger is male. Needle बहुत हल्का. The massive band, again, her married life. Ring, the marital ring, as well as then synecdoche, terrified hands. यहाँ पर उसका हाथ टेरिफाइड नहीं है. इट्स नॉट ओनली हर हैंड्स विच आर टेरिफाइड, दैट इज हर पर्सनालिटी इज टेरिफाइड. ट्रांसफर्ड एपिथेट. आयरनी, देयर इज एन आयरनी कि आंट वो चीज बना रही है जो बिल्कुल उसके, आयरॉनिकली इट इज कंप्लीटली कंट्रास्ट टू हर ओन कैरेक्टर. इलिट्रेशन, इमेजरी, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स. ऐसे कहते ही हमारे सामने शेर चलता हुआ नजर आ रहा. एनाफोरा in the very beginning, and of course enjambment, they have been used. That's a poem, Aunt Jennifer's Tigers, written by Adrienne Rich. So if the poem's theme comes, you have to write male chauvinism, female submission, submissive, मतलब कि exploitation of women, मतलब पेपर में आता है इसमें. देन जो रिंग्ड वाला क्वेश्चन है वो काफी कॉमन रहा है. What will happen to the tigers when aunt is dead, वो आया है. देन ये जो सिंबल्स आए हैं ये काफी बार आता है. मतलब what are the symbols that have been used in this poem. तो हर एक सिंबल को आपको जो है, and that has come in the long one, तो आपको सारे सिंबल्स को एक्सप्लेन करना. लाइक टाइगर्स मेल, आपका नीडल जो है वो
for something very light. Aunt's जो hand है, they are fluttering through her wool, तो वो for her age, for her weakness. तो ये सारा आपको जो है you have to explain, right? So all the 5 poems have been revised. The first is My Mother at 66, Kamla Das, Emotional Turmoil of a Girl, written from the perspective of a daughter. Second is Keeping Quiet, Introspection, Harmony, Brotherhood. It focuses on how the earth has been exploited by us, how we are harming ourselves, why there is a need of immediate introspection. Third is A Thing of Beauty, something which is inspirational, the nature as well as the literature which provides us inspiration to always move on. Fourth, A Roadside Stand, written from the perspective of a farmer. Here, the poet wants to advocate that the bridge between the rich and poor should be eliminated. Everyone should work together for a balanced social order. Last but not the least is Aunt Jennifer's Tiger, which depicts the torment of a woman who has been married, whose marital life has been very disharmonious, and that कि she is trying to build, मतलब कि अपने जो उसके जो अंदर की जो desires हैं, she is trying to bring it out through her embroidery by embroidering a tiger which is completely contrast to her own character, because she is always feared and she wants to be fearless. So these are the 5 poems of your syllabus.